हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। अभी एग्ज़ाम को 15 डेज़ हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा मॉक टेस्ट दें, हम क्या करें या जो भी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले जो आपका मॉक टेस्ट होगा, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट जब आप देते हैं आपको वहाँ से डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए, देखिए, अगर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से लेके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट तक के पेपर्स देखेंगे JKSSB में, तो आपको कोई सिमिलर पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखिए, कुछ एग्ज़ाम हुए जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत पूछा, तो बच्चों ने FAA के क्या कर लिया, FAA के लिए बहुत डिस्ट्रिक्ट पढ़े, रिवाइज़ किया, इतना दिमाग ख़राब किया पढ़ के। लेकिन देखिए वहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली क्या है कि आप जज नहीं कर पाओगे। JKSSB को आपने देख लिया, इसलिए मॉक टेस्ट में जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जो आउट ऑफ रीच होते हैं। अब मॉक टेस्ट वालों को कोई पूछेगा नहीं कि भाई आपने ये क्वेश्चन क्यों डाला या जो भी चीज़ है, इसीलिए वो पहले आपसे एक एक्नॉलेजमेंट भी ले लेते हैं कि हाँ आई एग्री दिस। तो मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दे के डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो पोर्शन आपने पढ़ा है उसमें जो क्वेश्चंस ऐसे जो सब टॉप लेवल के ऊपर बाउंसर नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मॉक टेस्ट आप मानो कि ये आपकी एक प्रैक्टिस है, आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो रहा है। और मुझे कहाँ पे क्वेश्चन स्किप कर देना है मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं यार इसका आंसर ये हो सकता है, हम मार्क कर लेते हैं और बाद में अगर अनफॉर्चुनेटली वो गलत हो गया तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई ये मुझे नहीं करना है। बस इतना मान के चलो मॉक टेस्ट। ये मत मानो कि यहाँ मैं 60 स्कोर कर रहा हूँ या 70 स्कोर कर रहा हूँ और मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। डिसअपॉइंट मत हो जाओ, आप पढ़ते रहो। सेकंड चीज़, बच्चे पूछते हैं कि हमें करंट अफेयर एग्ज़ाम से पहले तक का पढ़ना है क्या। देखो, मेरे हिसाब से जो, अगर आप मुझे पूछोगे, अब ऐसा नहीं है कि 27 को एग्ज़ाम है तो 26 को पेपर बनेगा। पेपर पहले बन जाएगा, आई गेस 1-1.5 महीना या 1 महीना पहले, क्योंकि वो किसी को असाइन किया जाता है काम, वो सब चीज़ें। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई डे आपका 25 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ये आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये हर साल का है। अब मान लो 25 मार्च को कोई इंसिडेंट हो गया, किसी ऑफिस का ऑफिस बेयरर चेंज, मान लीजिए अटॉर्नी जनरल चेंज हो गया। अब आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी है तो वहाँ पे तो नए वाले का ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो चीज़ें एनुअल हैं, जैसे मान लीजिए 21 मार्च को कोई चीज़ हो रही है या 5 अप्रैल को कोई चीज़ हो रही है हर साल, जैसे 5 जून को एनवायरमेंटल डे होता है हर साल, वो तो आपको पढ़ना है। लेकिन अब कोई चीज़ एग्ज़ाम से 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले हो जाती है, वो तो आप पढ़ोगे नहीं ना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने करंट को पढ़ना है। तो चलिए, आज मैं कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज नीशे, बायोम, हैबिटेट या हैबिट। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि नेचुरल प्लेस है ना, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई कम्युनिटी रहती है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसका हमारा हैबिटेट है। नीशे जो होता है आपका, ये रोल होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो जहाँ पे रोल लिखा होगा वहाँ आप इकोलॉजिकल नीशे कर लीजिएगा, और जहाँ पे आपका प्लेस होगी तो रहने की जगह हमारी क्या है, हैबिटेट ही है। ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। विच इज़ द रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज भी होते हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आंसर होगा, देखते हैं कोल। अब देखिए कोल क्या है। कोल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है, बिल्कुल नेचर से हमें मिला है, हम इसको नहीं बनाते। एग्जॉस्टेबल है बिल्कुल, लेकिन रिन्यूएबल है क्या, नहीं, इसको क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट पे चलिए, पेट्रोलियम, सेम चीज़, नेचुरल है, एग्जॉस्टेबल है, रिन्यूएबल है क्या, नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं ग्रीन फ्यूल ढूंढो, ये ख़त्म हो जाएगा, साइकिलिंग करो, ये वो कहते हैं ना, कार शेयर करो, यही सब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। केरोसिन, अब केरोसिन कहाँ से मिलता है, वो पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो केरोसिन भी ख़त्म हो गया। तो अगर नहीं भी पता है तो भी आप बायोमास आंसर कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने का तरीका है। अब कहता है प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। जो प्लांट्स सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के अंडर बनते हैं, हीलियोफाइट्स, सियोफाइट्स, सेमोफाइट्स या डाइकॉट्स। तो इसका आंसर क्या है, हीलियोफाइट्स। इससे हीलियम, हेल जहाँ भी होगा ना, HEL, वहाँ मैक्सिमम टाइम सन से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा है प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड
आर नोन एज, अब जो शेड में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेमोफाइट्स, शियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स या मोनोकाट्स। तो उनको क्या कहते हैं हम, सियोफाइट्स कहते हैं वो प्लांट्स जो कहाँ बनते हैं, शेड के अंदर बनते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलेंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इकोसिस्टम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इकोलॉजिकल नीशे, विच दिस, ऐसे करके क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बनते हैं। पहला कहता है एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल बनाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, है ना, इस तरह करके, कार्निवोर, जैसे हम बोलते हैं प्लांट क्या है, और ये है ऑटोट्रॉफ है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे करते करते तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म इसमें है, ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल है बेसिकली, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड है, थर्ड है ना, ये ट्रॉफिक लेवल्स ही हैं। तो पहला वाला हमारा ठीक है। इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स नोन एज फूड वेब, बिल्कुल सही, ये हमारा ऑर्गेनिज्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम सिंपल, लेकिन कई ऐसा भी होता है कि ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जो इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं वो क्या, अब देखो घास को सिर्फ हिरन थोड़ी ना खा रही है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर उसके बाद भी हिरन को सिर्फ शेर नहीं खाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो इंटरलिंक बहुत सारी, ऐसे याद रखो वेब क्या होता है, वेब ये जो आप देखते हो अपने स्पाइडर का, उसमें बहुत सारी वो धागे होते हैं, तो मतलब वैसे ही आपकी फूड चेन भी है। नॉर्मली हम ऐसे फूड चेन पढ़ते हैं ये वाली, लेकिन फिर ये ऐसे भी होती है, ऐसे भी, ऐसे करके बहुत सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वेब बनाते हैं, उसे हम इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, जब बहुत सारी फूड चेन जब मिलती हैं उसे हम फूड वेब कहते हैं। फिर तीसरा कहता है ऑल द चेन्स फाउंड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशंस इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, बिल्कुल। अब जो रिलेशन जैसे ये है हम पढ़ते हैं ना, 10% लॉ भी हमने पढ़ा, वो क्या है बेसिकली कि इस ऑर्गेनिज्म से इसमें कितनी एनर्जी जा रही है, फिर इसमें इससे कितनी एनर्जी जा रही है, तो बेसिकली वही तो है। तो इसका मतलब तीनों अगर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज़्यादा है ना, काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, इस देखने में भी आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, एनर्जी चाहिए ना, हर एक चीज़ को चाहिए एनर्जी। अब ये कह रहा है किसको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर इस तरह करके ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं। अब सबसे ज़्यादा किसे चाहिए, सबसे ज़्यादा तो उसे चाहिए ना जो खाना बना रहा है इन सब के लिए, है ना। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसे चाहिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर को। इसी तरह इसीलिए तो हम 10% लॉ पढ़ते हैं कि मान लीजिए इसने 1000 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी बनाई, तो ऊपर कितनी जाएगी, 10 जूल ही जाएगी, फिर ऊपर उससे उसका 10% करते करते जाएगी। तो मतलब जो सबसे नीचे प्रोड्यूसर होता है, जो खाना बनाता है, जो बाकियों को एनर्जी सप्लाई करता है, उसे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर है लिंकन इंडेक्स मेजर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कहीं पे आ गया तो मैंने सोचा चलो एक चीज़ आपको भी पता चल जाएगी, मुझे भी पता चल जाएगी। लिंकन इंडेक्स क्या मेजर करता है, पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन नेटैलिटी रेट, पॉपुलेशन साइज़ और पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये क्या करता है आपका पॉपुलेशन साइज़, ठीक है। नेटैलिटी रिलेटेड है बर्थ रेट के, ये आप याद रखना। और जब आप इकोनॉमी में डेमोग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी और पढ़ना भी, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं, वो सब वहाँ पे आप पढ़ लेना। फिर कहता है द रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज़ नोन एज, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स, अब देखो एनर्जी फ्लो होती है इस तरह, अब जैसे भी चाहे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, फिर यहाँ कैसे भी, मतलब एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, वापस नहीं आ सकती, वो बाई डायरेक्शनल नहीं है कि यहाँ से हमने एक ऑर्गेनिज्म को दी वो वापस हमें देगा। तो एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। अब ये कहता है कि रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो हो रही है ना, इस ऑर्गेनिज्म से यहाँ, इससे यहाँ, इससे, ये क्या है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसका रेशो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल कैपेसिटी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एसिमुलेशन, इकोलॉजिकल पोटेंशियल। तो ये हमारी क्या होती है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ गया, मैंने अभी आपको बोला इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, इन एनी डायरेक्शन, ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब हमेशा एक डायरेक्शन में चलेगी, बाई डायरेक्शन मतलब ऐसे भी आएगी और ऐसे भी आएगी एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी खाना मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म खाया, ठीक है, आप प्लांट खाए या एनिमल खाएं, जो भी आपने खाया,
अब आपने उससे एनर्जी ली, अब आप उसको एनर्जी दे सकते हैं वापस। एनर्जी ऐसे नहीं चलती, एनर्जी हमेशा सिंगल चलेगी। फिर कहता है एनी डायरेक्शन, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी, ऐसा भी नहीं है। ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल, ऐसा भी नहीं है। एनर्जी हमेशा क्या होती है, हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। किस डायरेक्शन में, जो आपका ये फूड चेन बनी होगी उसी डायरेक्शन में वो चलता जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है साइंस दैट डील्स with the relationship between living organisms with their physical environment and with each other is called ecosystem, biodiversity, environment या फिर ecology, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी ऊपर कहा था कि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी होगी और नीचे पूछा होगा बताओ भाई ये क्या है। आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी होगी और पूछा होगा बताओ ये क्या है। तो इसलिए जो डेफिनेशंस है डायरेक्टली डेफिनेशंस भी करके जाना, तो इसका आंसर आपका इकोलॉजी है। क्या होता है इकोलॉजी, कि वो साइंस जो रिलेशनशिप बताती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपकी इकोलॉजी कहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू नगोया प्रोटोकॉल। जो नगोया प्रोटोकॉल, अब मैंने आपको बोला था जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके साथ रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी आपको करने हैं। अब नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। तो आपका जो नगोया प्रोटोकॉल है वो आपका बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है। आप कह रहे हैं गिवन बिलो और द फोर मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब आपने मैच करना है कि सिल्वर फिश जो है वो सांस कहाँ से लेती है। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियन, सी स्कर्ट या डॉल्फिन ये कहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। मैच नहीं करना है, सॉरी, ये बोल रहा है कि आपने बताना है द करेक्ट मैचेस आर, मतलब इनमें से ठीक कौन से हैं। अब ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि जो थोड़े मेन प्रोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, क्रिएचर्स हैं, आप उनका देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्वर फिश आपका ट्रैकिया है, स्कॉर्पियन बुक लंग है, सी स्कर्ट फेरिग्नल गिल्स है, डॉल्फिन स्किन से नहीं करती। इसका मतलब ए, बी और सी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी आप करना, जो आपको लगेगा कि करना चाहिए वो आप कर लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जिसका थोड़ा डिफरेंट होगा। अब आपको पता है जो ह्यूमंस हैं सारे वो लंग्स से ये है, लंग्स यूज़ करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमन का आएगा या फिर जो आपकी फ़िश वगैरह है वो गिल्स यूज़ करती हैं। जैसे एम्फीबियंस हैं, जैसे साइंस में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, किसी का 2 है, जो डिफरेंट चीज़ है, मतलब जो आपको पता ही है एक नॉर्मल है वो नहीं आएगी, जो थोड़ा डिफरेंट है वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अब केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड ऑन विच लेक। अब देखिए ये डिफरेंट है, ये फ्लोटिंग है, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज़ तो नेशनल पार्क कितने हैं, 500 कितने हैं, तो उतने याद नहीं रख सकता इंसान। कोल्लेरू, वुलर, डल लेक या फिर लोकटक लेक। अब ये दो तो आप पहले ही कट कर लोगे क्योंकि JNK में तो नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लोकटक लेक, मणिपुर में है, ठीक है। फिर है पिन वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या गुजरात। ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर है बक्सा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो आई गेस हाँ, ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी करो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।